अरे कहाँ भागा थे रे? अरे किशन दत्त भाग नहीं रहे थे कहीं। हाँ। अच्छा, भागने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। नहीं गीता दी, अभी न बस। अरे घबरा मत, हमिन आ जाइयो, हमें सब संभरा लेबो। तो चलिए पहले अपने किसान भाई बहनों का स्वागत तो कर हाँ। ले। जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। और हमरे मन सबसे पहले देखब खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों की आर्थिक तरक्की में है सहयोगी। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कर रही है पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध का निशुल्क जांच। दवा छिड़काव के काम को आसानी से करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। किसानों के खेती बाड़ी के कार्यों में आर्थिक समस्याएं भी आती हैं, जैसे समय पर पैसों के अभाव में खेती ना कर पाना। इन समस्याओं से उबारने के लिए सरकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देकर बैंकों से लोन मुहैया कराती है। कृषक किसान क्रेडिट कार्ड लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों के लिए हम लोग केसीसी योजना लागू किए हैं और ये हम लोग के जिला में 44,150 का टारगेट है लक्ष्य, और लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक हम लोगों ने 14,000 कर चुके हैं और 15,000 एप्लीकेशन जनरेट भी किए हैं। मार्च तक हम लोग सोच रहे हैं कि 44,150 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग युद्ध स्तर में कैंप चला के उसको हम लोग प्राप्त कर देंगे। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं के बीमारियों और उनके कारणों का पता लगाकर समय रहते उनका इलाज करा सकते हैं। राजधानी रांची के कांके स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के सामान्य रोग शाखा में पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की निशुल्क जांच की जाती है। पशुपालक अपने पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जांच कराकर उनका उचित इलाज करा सकते हैं। किसान टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए टमाटर के उन्नत प्रभेद स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और अर्का आभा नामक प्रभेदों का चयन करें तो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। ये किस्में मुरझा रोग रोधी होने के साथ ही ज्यादा मात्रा में और गुणवत्ता युक्त फलन देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और अर्का आभा ये नाम है टमाटर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद मुरझा रोग रोधी होने के साथ अन्य पारंपरिक टमाटर के प्रभेदों की तुलना में अधिक उपज देते हैं। 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल टमाटर की उपज पाई जा सकती है। टमाटर के लिए उन्नत किस्म जो मुरझा रोग से प्रतिरोधी है, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, इसकी आप खेती करें जो मुरझा रोग से प्रतिरोधक है। सरसों की फसल को लाही कीट ज्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं और कृषकों को हानि उठानी पड़ती है। मौसम की वर्तमान परिस्थिति में सरसों में लाही कीट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। लाही से सरसों की फसल को बचाने के लिए कृषक हमारे विशेषज्ञ द्वारा बताई तकनीक का इस्तेमाल कर लाभान्वित हो सकते हैं। सरसों में सबसे ज्यादा हम लोग को लाही कीट का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। तो लाही कीट के प्रकोप जब हो जाएगी तो ये आपका रस चूस के आपका जो है पत्ता में रस चूसता है, फूल ठीक से बन नहीं पाता है। फूल नहीं बन पाएगा तो आपका दाना फल नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए किसान भाइयों एक दवा आता है आपका मिथाइल डिमेटन, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव कर दें और 7 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। यदि आपका मिथाइल डिमेटन नहीं मिलता है तो दूसरा दवा है इमिडाक्लोरपिड, इसका भी आप 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर 7 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। फसलों पर विभिन्न प्रकार के तरल दवाओं का छिड़काव आमतौर पर कृषकों को करना होता है। दवा छिड़काव के लिए कार्य को बेहतर तरीके से करता है ये बैटरी चालित स्प्रेयर। ये स्प्रेयर तरल दवाओं का फसलों पर उच्च दाब पर छिड़काव करता है और दवा को एक समान पूरे फसल पर फैलाता है, जिससे दवा की बर्बादी नहीं होती है। चूंकि ये यंत्र बैटरी से चलता है
इसलिए दवा छिड़कने में श्रम बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका बैटरी रिचार्जेबल होता है। एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 12 घंटे तक इससे काम लिया जा सकता है। आज के कृषि समाचार के इस अंक में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए इनसे मिलकर जानते हैं इनकी सफलता के रहस्य। खेती वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास करता हूं। पहले तो वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं करता था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रचार हो रहा है। प्रचार के माध्यम से हम लोग भी उस ओर झुक रहे हैं, झुकाव हो रहा है और खेती हम लोग कर रहे हैं। खेती में हम लोग धान, गेहूँ, सरसों और तिलहन इत्यादि साग सब्जी ये सब की खेती करते हैं और इससे बहुत फ़ायदा भी है, आर्थिक भी है और बेरोजगारी दूर करने का माध्यम भी है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों में आंशिक तेजी देखने को मिली। वहीं आलू की अच्छी आवक से मूल्यों में थोड़ी नरमी आई है। इसके साथ किराना मंडियां अपने पिछले सप्ताह के मूल्यों पर टिकी रहीं। वहीं आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5400 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9500 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव और जान ली मौसम कर हाल और कृषि तकनीक और कृषि उपकरण की भी जानकारी ली। जानकारियां और भी हैं, लेकिन समय हो चला है एक विराम का। हम लेवाती छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अच्छा दीदी, हाँ, आज रौरे किसान भाई बहन मन ले का जानकारी लेके आई? गेहूं की खड़ी फसल की देखभाल के बारे में। अच्छा, फसल तो काले खड़ी हुआ थी है? मतलब अरे बंसी काका ना किशन दा, आज इसी के बारे में तो हमसे जानकारी मांग रहे थे।
खड़ी फसल के बारे में। हाँ किशन दा। अच्छा तो दीदी इकरे जानकारी दिवा रे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार के पास, जो हमें बता रहे हैं गेहूं की खड़ी फसल की देखभाल के बारे में, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश पौराणिक जी। झारखंड की जलवायु में गेहूं की फसल अत्यधिक पैमाने पर होती है। कृषि तकनीकों की जानकारी और विशेषज्ञों की सलाह अपनाकर खेती करने से किसानों को बहुत अधिक लाभ पहुंचता है। खासकर उन्नत प्रभेदों की जानकारी, सिंचाई की महत्ता और उर्वरकों का प्रयोग कब कब और कैसे करना चाहिए। आमतौर पर गेहूं फसल के खेत में खरपतवार की समस्या आम है। इसका नियंत्रण अगर सही वक्त पर ना किया जाए तो हमारे फसल को काफ़ी नुकसान होता है और उत्पादन क्षमता भी काफ़ी घट जाती है। इन्हीं सब से बचने के लिए कृषि विशेषज्ञ किसानों को समय समय पर सलाह देते रहते हैं। गेहूं फसल के अच्छे उत्पादन हेतु उर्वरकों का प्रयोग भी फायदेमंद रहता है, खासकर जब हमारे खेतों में खरपतवार ना हो तब। अन्यथा बिना खरपतवार नियंत्रण के अगर उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तब हमारे फसलों के बढ़वार में कमी आ जाती है। आमतौर पर गेहूं फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग लाभकारी होता है। नाइट्रोजन का प्रयोग गेहूं की बुआई करते समय आधी मात्रा में देनी चाहिए तथा फास्फोरस और पोटास पूरी मात्रा में देनी चाहिए। बाकी बचे आधे नाइट्रोजन को समय समय पर 2 बार खेतों में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा खाद का प्रयोग भी उसी समय करें जब आपके खेत में नमी की मात्रा हो, अन्यथा फसलों की जलने की संभावना बढ़ जाती है। आप सबसे पहले कि पहला सिंचाई आप जल्द से जल्द कर दें। उसके बाद सिंचाई के तुरंत बाद 1-2 दिन के अंदर उसमें जो है ये यूरिया का अनुशंसित जो मात्रा है 20 से 25 केजी प्रति एकड़ उसको खेत में डाल दें। उसके बाद हर 1 सप्ताह 10 दिन के अंतराल पर जब देखें कि इसमें पानी की कमी होने लगे तो आप सिंचाई अवश्य कर दें। सिंचाई ज़्यादा नहीं, 1-2 सेंटीमीटर होना चाहिए। खेत में पानी से उसको डुबाना नहीं, फ्लडिंग नहीं करना है। 2-3 सेंटीमीटर उसमें पानी से सिंचाई कर दें। उसके बाद एक बार में नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, 2-3 बार में स्प्लिट डोज में नाइट्रोजन का यूरिया का व्यवहार करना चाहिए। पहला तो है कि आप पहला सिंचाई करते हैं 21 दिन के बाद तो उसमें आप सिंचाई के 1-2 दिन के अंदर करेंगे। दूसरा है कि जब उसमें बूटिंग स्टेज जब होता है उसमें तो उस समय आप जब सिंचाई देते हैं तो उसके 1-2 दिन के बाद फिर 20 से 25 किलो यूरिया का आप छिड़काव करेंगे। साधारणतः गेहूं की फसल में 2 प्रकार के खरपतवार लगते हैं। पहला पतले पत्ती वाली खरपतवार, दूसरा चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। ये 2 खरपतवार हमारे खड़ी फसल को बढ़ने से रोकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए 2 तरीका अपनाया जाता है। पहला मैकेनिकल वेडिंग, यह 2 प्रकार से किया जाता है। पहला किसी यंत्र द्वारा जिसमें डच हो नामक यंत्र प्रमुख है, जिसे कतार में चलाकर खरपतवार नियंत्रित किया जाता है। दूसरा हाथ के द्वारा निकाई गुड़ाई करके। रासायनिक दवाओं का छिड़काव दूसरा तरीका होता है, जिनमें 2 रसायन का प्रयोग होता है। आमतौर पर गेहूं की फसल की तरह दिखने वाला फसल, जिसे किसान गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा भी कहते हैं, जब इसमें फली लगता है तो इसका आकार बदल जाता है, जो हमारे गेहूं के फसल को बढ़ने से रोकता है। इसके नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटोनॉन और 2,4-D का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा खरपतवार चौड़ी पत्ते वाली खरपतवार के लिए, जिनमें बथुआ, वन गाजर, वन पालक प्रमुख है। जब हमारी फसल की बुआई का 25 से 30 दिन की हो जाती है तब यह खरपतवार लगता है। इस खरपतवार से बचाव के लिए 2,4-D का आधे ग्राम प्रति लीटर तथा आइसोप्रोटोनॉन 1.5 kg का साथ में मिलाकर घोल बनाकर फसलों में छिड़काव करने से हमारे फसल को हम बचा लेते हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। एक तो है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और दूसरे सकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में अभी के मौसम में बथुआ बहुत ही पाया जाता है। बथुआ के अलावा कृष्णनील, बनगाजर, बनपालक, ये सब जो है घास बहुत ही ज़्यादा गेहूं में हो जाता है। और सकरी पत्ती वाले खरपतवार में मुख्य रूप से गेहूं का मामा, जिसको अंग्रेजी में फैलरिस माइनर कहते हैं, उसका प्रकोप बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई
सबसे जो ये विधि है इको फ्रेंडली जिसको बोलते हैं, वो तो है कि डच्छों से, कुदाल से आप उसको कतार में चला करके और होइंग करते हैं। रासायनिक विधि में हम लोग खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जो अभी अनुशंसित खरपतवार रसायन है वो आपका 2,4-D और आइसोप्रोटेरोन दोनों को मिला करके हम लोग बुआई से 25 दिन 30 दिन के बीच में स्प्रे करते हैं। कृषि वैज्ञानिक किसानों को समय पर अर्थात 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच गेहूं की बुआई तथा मिट्टी जांच की सलाह देते हैं। झारखंड की मिट्टी में अमूमन जिंक की कमी होती है, अतः इसकी कमी की पूर्ति के लिए 25 केजी जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में छिड़काव करना लाभदायक होता है। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर किसान अपने गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए आप उसका जो प्रबंधन है, गेहूं फसल का उत्पादन प्रबंधन, वो शुरू से ही करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके लिए है कि आप जब भी गेहूं की बुआई करते हैं तो खेत अच्छा से तैयार करें, अच्छा से भुरभुरा ज़मीन बना करके उसमें कतार से वैज्ञानिक विधि से मतलब कतार से कतार आप 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी में लगाएं। मुख्य रूप से इसको समय से लगाएं। समय मतलब कि ये 15 अक्टूबर से शुरू हो जाता है इसका बुआई, 15 नवंबर तक आप इसका बुआई अवश्य कर लें। उस समय आप जरूरी जो पोषक तत्व है जैसे आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसमें कि ये फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा को आप बुआई के पहले ही खेत में डाल दें। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा जो है उस समय डाल दें और 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर अवश्य खेत में डालें। यहाँ के झारखंड के स्थिति में आप यहाँ जो है जिंक का खेतों में थोड़ा कमी देखा गया है, इसलिए आप 25 किलो प्रति हेक्टेयर खेत में जिंक सल्फेट अवश्य डालें। तो कैसी लगी ये जानकारी आप लोगों को? बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। आज दीदी हम तो आज बहुत खुश हैं। अच्छा? कारण कि बंसी काका आज इसी के बारे में तो हमसे पूछताछ कर रहे थे। तब तो हड़बड़ा के उत्तर दक्षिण देखे लागले होबे। काले किशन दा अपना लक्षण नहीं छोड़िएगा आप। चलिए आपस में आप लोग हंसी ठिठोली करते रहिए, हाँ। लेकिन हम लेंगे पहले छोटा सा विराम। ये है श्रीमान भोलू भाई, ये हैं श्रीमान समझू भाई। भोलू भाई हैं बड़े ही भोले, समझू भाई हैं बड़े ही सुलझे। भोलू भाई ने सब्जी लगाया, समझू भाई ने भी सब्जी लगाया। भाई समझो, हाँ? तुम भी टमाटर लगाए और हम भी टमाटर लगाए। हाँ? तो क्या तुम्हारी और मेरी जमीन बराबर है, फिर तुम पैसा ज्यादा कैसे कमाए? अच्छा भाई भोलू, एक बात बताओ, तुम बीज टमाटर के कौन से लगाए? अरे वो बताओ। अरे जो मिला वही लगा दिए। यही तो बात है भोलू, अब जो भी बीज लगाने से काम नहीं चलेगा। उन्नत किस्म के बीज लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। जी हाँ, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर सफल एवं अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज अपनाएं। हो गया आप लोगों का? हाँ दीदी। हाँ। तो चले कहाँ दीदी? फसल संगोष्ठी भाग 1 देखने। कहाँ? कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर, चाईबासा। किसान भाइयों नमस्कार। आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिमी सिंहभूम जगन्नाथपुर द्वारा और आत्मा के द्वारा किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। किसान भाइयों, इसमें बहुत ढेर सारे किसान हैं और साथ ही साथ इनके समस्याओं का निदान करने के लिए यहाँ के वैज्ञानिक हैं। आइए चलते हैं संगोष्ठी की ओर। मेरा नाम संजय गागराई है, मैं हाटमरिया प्रखंड से आता हूँ। मुझे मकई की खेती के बारे में जानकारी चाहिए था सर। ये किस किस किस्म से आता है और किस समय खेती की जाती है, इसके बारे में जानकारी चाहिए सर। संजय जी, आप मकई की खेती के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, तो इसके बारे में ये बता दें कि मकई ऐसा फसल है कि जो कि हम लोग सालों भर इसका खेती कर सकते हैं। जाड़ा में दिसंबर जनवरी महीना छोड़ करके बाकी हम लोग इसको सालों भर इसका खेती कर सकते हैं। और इसका जो मुख्य किस्में हैं उसमें आपका सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 के बाद आपका हाइब्रिड जो होता है वो कंचन हुआ, और उसके बाद कुछ और भी जो कंपनियां हैं उसका हाइब्रिड जो आता है वो भी लगा सकते हैं।
HQPM 1, HQPM 5 ये सब जो है बढ़िया वेराइटी है, यहाँ पर उसका अच्छा रिजल्ट मिला है। और ये इसका जो लगाने का जो तरीका है वो अभी रबी में हम लोग 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर लगाते हैं और पौधा से पौधा 20 सेंटीमीटर, और खरीफ में 75 सेंटीमीटर कतार से कतार दूरी पर लगाते हैं और पौधा से पौधा 25 सेंटीमीटर दूरी पर। मैं चंद्रशेखर महतो मनोहरपुर का रहने वाला हूँ। बैंगन में मुरझा बीमारी का निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए? चंद्रशेखर जी, आपका जो बैगन या टमाटर जो भी है उसमें जो मुरझा रोग लगता है, इसके लिए ट्राइकोडर्मा वेरिडी करके जो आता है 1 किलो का पाउडर, उसको 40 से 50 किलो सड़ा हुआ गोबर में मिला देना है। उसके बाद यदि सूखा है गोबर तो उसमें झाड़ी से थोड़ा सा नमी कर दीजिए और इसी अवस्था में 15 से 20 दिन रहने दीजिए, तो आपका जो कवक है वो फैल जाएगा। फैलने के बाद इससे 100 ग्राम जो टमाटर और बैगन या मिर्च लगाते हैं उसमें प्रति थाला 100 ग्राम मिट्टी में मिला दीजिए, तो आपका जो है जो मुरझा रोग होता है उस कवक को ये अक्रिय कर देता है, ठीक है, जिससे आपका मुरझा रोग नियंत्रित हो जाएगा। मैं बलवंत गोप, ग्राम दामोदरपुर, पंचायत कोचड़ा, प्रखंड हाटगामरिया, जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा। सर, मुझे टमाटर की खेती के लिए अच्छे किस्म एवं खाद की मात्रा के उपाय बताएं। टमाटर की बहुत अच्छी किस्म है, जैसे स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, अर्का आलोक, पंजाब केसरी, पंजाब छुहारा, यह सब अच्छी वैरायटी है, जिसमें अर्का आभा, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, यह सब मुरझा रोग से प्रतिरोधक है। इसकी खेती आप कर सकते हैं बिचड़ा उगा के, और इसमें खेत में फर्टिलाइजर खाद और उर्वरक का व्यवहार करना चाहिए, जैसे कंपोस्ट, गोबर की सड़ी हुई खाद 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, यूरिया 220 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट 375 किलोग्राम से 400 किलोग्राम तक, पोटास 80 से 100 किलोग्राम, और दीमक मारने के लिए लिंडन धूल होता है 25 किलो प्रति हेक्टेयर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें खास ध्यान देना होगा, यूरिया की आधी मात्रा, सिंगल सुपर फास्फेट की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा, यह बुआई के समय में देना चाहिए, और बाकी जो नाइट्रोजन यूरिया बचता है उसको बाद में किस्त में 2 मरतबा देना चाहिए, 35 दिन पर और 50 दिन पर। इस तरह टमाटर की खेती करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। मनोज कुमार सिंह को, गांव रुगुल से, प्रकट है जगन्नाथपुर। मिट्टी में नमूना खेतों से कैसे लें? सबसे पहले तो आप खेत के कुछ भागों में अलग अलग भागों को देखें कि स्थिति कैसा है, मतलब कि अलग अलग स्थिति से, जैसे कोई एक किनारे या कोई बीच में, इस तरह से आप 4-5 भाग में उसको बांट लीजिए, ठीक है, और हर भाग से एक नमूना लेना है। तो सबसे पहले आप खेत जहां पर से नमूना ले रहे हैं उसको ऊपर का घास छील लेना है, उसके बाद कुदाल से भी आकार का भी समझते हैं ना, तो भी आकार का गड्ढा बनाना है और 15 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, और उसके दोनों तरफ भी जहां बना रहे हैं 1 इंच मोटा खुरपी से खुरच करके और मिट्टी ले लेना। इसी तरह से आप 4-5 जगह से, एक खेत के 4-5 जगह से आप नमूना ले करके रखिए, और वो नमूना जो है केवल आधा किलो होना चाहिए जांच के लिए जो है। और तो इसको अगर ज़्यादा 4-5 जगह से ले रहे हैं तो क्वांटिटी जो है ज़्यादा हो जाता है, तो उसको फिर आधा किलो ही देना है। उसके लिए आधा किलो बनाने के लिए हम लोग उस मिट्टी को 4 भाग करते हैं, जैसे गोल सा रोटी बनाते हैं ना तवा में, तो गोल बनाते हैं, तो उसको फिर इसी तरह से आप जमीन पर रख करके उसको फैला दीजिए मिट्टी को, उसको 4 भाग कर लीजिए और उसका 1 भाग आप रख लीजिए। इसी तरह से करते करते आपका जब आधा किलो नमूना हो जाए तो उसको एक ये में पेड़ के नीचे या कहीं छायादार जगह रख करके और उसको थोड़ा सुखा लेना चाहिए, तब उसको पॉलीथीन में भर करके या कपड़ा की थैली में, और उसमें आप अपना पूरा पता लिखेंगे, नाम, आपका प्लॉट का नाम, क्या गांव का नाम है, प्लॉट नंबर, ये सब दे करके आप जहां भी
मिट्टी जांच प्रयोगशाला है, वहाँ आप दे देंगे। यहाँ इस जिला में आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप चक्रधरपुर में सॉइल टेस्ट लैब है, वहाँ पर आप दे सकते हैं। मैं श्रीनिवास तुरिया, गांव कुंद्रजोर, पंचायत तोड़ातू है और इसी प्रखंड के अंतर्गत आता हूँ। और मुझे इसकी जानकारी चाहिए, बैगन और टमाटर का जो फल जो सड़ जाता है उसके विषय में जानकारी चाहिए हम लोगों को। जब भी आप खेती करें, बैगन, टमाटर या मिर्च जो भी, उसका बीज उपचार कर लें। और बीज उपचार आप मेटालेक्जिल 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उसका उपचार करके ही लगाएं, पाड़ा तैयार करें। और इसके बाद जब बैगन या टमाटर में यदि आप खेत में हो भी जाता है तो इसी दवा का 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर दें और 10 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार कर दें, तो आपका फल सड़न रोग नियंत्रित हो जाएगा। एक ना है। हाँ दादा, जानकारी पाके एकदम मजा आ गया रे। हाँ दादा, और वहाँ जाकर के कितना बढ़िया जानकारी भी मिला। हाँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम आपके सामने और भी जानकारियाँ लेकर आएंगे। हाँ दीदी, मकिल हाँ, किसान भाई बहन मन कृषि संबंधी कोनो तरह कर जानकारी चाहिए तो रोरे मन के चिट्ठी लिखी कोई, तो कलम और फुलटेन उठाओ और पता के लिखो। और हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो दीदी आज कर तो बस इतने हमरे करब है नहीं। हाँ। और जानकारी और बढ़िया जानकारी लेके हमरे आवब। आज के लिए रोरे मन हम इनके देव इजाजत। जोहार।